एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है? जब ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी का टारगेट हीमोग्लोबिन लेवल होता है 11 ग्राम पर डीएल, और इससे नीचे हीमोग्लोबिन जाने पर उसे एनीमिया की कंडीशन बोला जाता है। एनीमिया अपने आप में एक स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं है, बट किसी भी कॉम्प्लिकेशन का एक अंडरलाइन साइन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि एनीमिया के रीजंस या कारण क्या क्या होते हैं। पहला तो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बॉडी में चेंजेस की वजह से जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन होता है। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, जिनमें हम एक लेते हैं कि डेफिशिएंसीज, जिसमें कि है आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रोटीन या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इनकी वजह से भी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है और एनीमिया होता है। इसके अलावा है हेरिडिटरी, जैसे कि थैलेसीमिया, और कोई भी रिकरेंट इन्फेक्शंस जैसे कि मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है हेमरेजिक कंडीशन। हेमरेजिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि APH या PPH, यानी कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, तो उसमें भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट है कोई भी क्रॉनिक डिजीज जो कि रीनल से संबंधित हो या न्यूप्लाज्म की हो, तो इस किडनी से रिलेटेड कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में मेनली हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इसके अलावा हेमरेजिक कंडीशन एनीमिया पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो बेसिकली जब प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं तो उनके वजह से हीमोग्लोबिन का डाइल्यूशन बढ़ जाता है और बॉडी में आयरन की डिमांड बढ़ने लगती है। बट ये डिमांड नॉर्मली किसी भी डाइटरी हैबिट के वजह से हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं, जो कि है आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। अब बात करें हम हेमरेजिक कंडीशन की, तो अगर किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद अगर उस फीमेल को ब्लीडिंग होती है, बहुत सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसे भी एनीमिया होता है। ये तो हमने बात करी कि किन दो कंडीशंस पे हम मेनली फोकस करेंगे। अब हम बात करेंगे एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जो कि इस प्रकार है: भूख न लगना, सिर दर्द, थकान लगना, दिन भर बदन में दर्द होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, सीने में दर्द, और उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जो कि हैं बार बार थकान का महसूस होना, थोड़े से काम में ही घबराहट होना, और आपकी हार्ट रेट जो है यानी कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स किसी भी प्रकार से मिलने पर आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आप पहली बार जांच कराने जा रहे हैं तब आप अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवाएं, और उसके बाद अगली बार जब भी आप जांचों के लिए जाते हैं, यानी कि छठे महीने में या 8वें महीने में, तब भी अपना हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवाएं। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि एनीमिया के जो रीजंस हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, तो मेनली हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हेमरेजिक कंडीशंस की। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे होता है? प्रेगनेंसी में बॉडी में होने वाले जो भी चेंजेस हैं उनकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होने लगता है, जिसके कारण बॉडी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है और वो हमारे नॉर्मल डाइटरी हैबिट के वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो जिसके लिए सप्लीमेंटल आयरन लेने की जरूरत पड़ती है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगली बात, ये आयरन की डिमांड बढ़ने क्यों चालू होती है, उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि लॉस ऑफ आयरन। तो लॉस ऑफ आयरन कैसे हो सकता है? मेंसेस के टाइम पे, या कोई भी वॉर्म इन्फेस्टेशंस की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से, या रिकरेंट प्रेगनेंसीज अगर हो रही हैं, यानी कि अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच का अंतराल 3 साल से कम है, तो इसमें भी एनीमिया होने के और आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्वेट के थ्रू, यानी कि पसीने के थ्रू भी आयरन का लॉस होता है, जो कि अप टू 15 mg पर मंथ हो सकता है।
अब देखने वाली बात यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की जो डिमांड है वो कैसे बढ़ती है। उसका एक रीजन तो ये भी है कि डिमिनिश्ड एब्जॉर्प्शन यानी कि जो डिओडिनम का एसिड एनवायरनमेंट है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बट अगर हम कोई भी एंटासिड लेंगे तो वो एक तरह से आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर कोई भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है डाइटरी हैबिट्स, जिसमें आते हैं हम कि जो डाइट होती है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो आयरन रिच तो होती है बट उसके साथ ही वो कार्बोहाइड्रेट रिच भी होती है, जिसकी वजह से आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अगली बात है कि डाइटरी हैबिट्स की वजह से हम डेली का सिर्फ 15 से 20 mg आयरन ही इंटेक कर पाते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन भी सिर्फ 20% ही हो पाता है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी डाइट आयरन के एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट या उसकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर सकती। अगला है, अगर हम इन सारी चीजों के बारे में बात भी करें तो उसके अलावा भी प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग या लॉस ऑफ एपेटाइट, उनकी वजह से भी आयरन का इंटेक बॉडी में कम हो जाता है और ये भी आयरन की डेफिशिएंसी क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फोकस जो कि है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेज जैसे कि हम नाम से ही समझ रहे हैं कि हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद किसी भी रीजंस जो कि हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज या एबॉर्शंस, इनमें से किसी भी रीजंस की वजह से जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया होता है, और जो कि एक मेन कंसर्न है किसी भी फीमेल को बचाने के लिए और उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। एनीमिया के दौरान पेशेंट के एग्जामिनेशन में हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी जो कि हैं ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, पैलर ऑफ द स्किन, इसके अलावा है ब्रिटल नेल्स, सोर टंग और एडिमा ऑफ लेग्स। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स या जब हमें एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें मिलती हैं तो ये एनीमिया की तरफ इशारा करती हैं। अगला हम आते हैं कि एनीमिया का टॉपिक क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अबाउट 20% ऑफ मैटरनल डेथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब ये जानने की जरूरत है तो इसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एनीमिया की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन वेरी करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो होते हैं प्री एक्लेम्पशिया, इंटरकरेंट इन्फेक्शन या प्री टर्म लेबर। इसी तरह डिलीवरी के टाइम पे हो सकते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यूटेराइन इनर्शिया, शॉक। अगली हम बात करें तो प्यूपेरल पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो अगले 42 डेज होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, प्यूपेरल सेप्सिस हो सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है।